हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बघेल ट्यूटोरियल्स ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आज का ये वीडियो बस्तर जिले पर आधारित है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस T20 सीरीज में जो जिले वाइज हम अब क्या करेंगे, हर जिले से छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन वाला जो विषय है उससे हम प्रत्येक जिले से हम MCQs या प्रश्नोत्तर देखेंगे। ठीक है, ये T20 सीरीज का ही एक हिस्सा रहेगा और इसमें छत्तीसगढ़ के सारे 33 जिले, वहां से आपको सारे 20-20 क्वेश्चन करते हुए एक पार्ट, दो पार्ट ऐसा करके आगे बढ़ते चलेगा और सारे क्वेश्चन आंसर हम करते चलेंगे। ठीक है, एक तो हम पढ़ रहे हैं जिले वाइज सारी चीजें और इस क्वेश्चन आंसर से उस जो पढ़ाई है उसका आपको रिवीजन करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं T20 सीरीज का बस्तर जिला। क्लियर है, देखते चलिए। पहला क्वेश्चन, बस्तर जिला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। देखते चलिए, क्वेश्चन एकदम पढ़ना है और ध्यान से उत्तर लगाना है। बस्तर जिला के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, मतलब आपको यह बताना है कि कौन सा असत्य कथन है। यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट या देसी रियासत था। हाँ या ना, देख लेते हैं आगे। दूसरा ऑप्शन, बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। बस्तर दशहरा का आयोजन सावन माह में होता है जो कि 75 दिनों तक चलता है और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक इमारती लकड़ी और इमली बस्तर में पाई जाती है। यह आपका प्रश्न है। उत्तर देख लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखते चलना। बस्तर है, ठीक है, बस्तर, यहां बस्तर जिला के संदर्भ में बस्तर की बात की जा रही है। इतिहास से भी जोड़ा गया है, इसको प्रश्न को समझना है। बस्तर जिला बनने से पहले 1948, 1 जनवरी 1948 की अगर बात की जाए तो जब भारत की सारी देसी रियासतों का जब भारत संघ में विलयकरण किया गया तो छत्तीसगढ़ की 14 रियासतों में एक रियासत जो कि एक बस्तर रियासत, जो कि छत्तीसगढ़ की 14 रियासतों में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा रियासत हुआ करता था, वो भी 1 जनवरी 1948 को भारत संघ में विलय हुआ। क्लियर है, मतलब ये छत्तीसगढ़ के 14 रियासतों में एक रियासत था बस्तर और इन 14 देसी रियासतों में सबसे बड़ा अगर क्षेत्रफल किसका था तो बस्तर देसी रियासत का। क्लियर, मतलब ये जो आपका स्टेटमेंट जो है वो आपका स्टेटमेंट सही है। क्लियर है, लेकिन हमको क्या बताना है कि सही नहीं है। बस्तर को साल वनों को, बिल्कुल साल वनों का द्वीप कहा जाता है। बस्तर को क्या बोला जाएगा, साल वनों का द्वीप। अनेक, यहां आप देखेंगे कि केशकाल घाटी विशेष रूप से साल वनों के लिए फेमस है। तो आज के बाद जब भी आप बोलेंगे केशकाल साल बोलना है, केशकाल साल, केशकाल साल, केशकाल साल। विशेष रूप से आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्न में से किस घाटी पर आपका साल वन पाए जाएंगे, तो केशकाल साल, केशकाल साल आपको याद रखना, केशकाल घाटी में साल। और वास्तविक में बस्तर जो संभाग है वो पूरा का पूरा साल वनों का भंडार है वहां, इसीलिए वो साल वनों का द्वीप कहलाता है, आपको याद रखना है। बस्तर का दशहरा का आयोजन तो होता है, ठीक है, परंतु यहां लिख दिया है सावन माह में। ठीक है, और जो कि 75 दिन तो ठीक है, परंतु सावन माह में ना होकर आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया में ये होगा। आषाढ़ शुक्ल, आषाढ़ है भाई, न कि सावन है। चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुंवार, कार्तिक, अघ्घन, पूस और माघ, फागुन, उनमें से एक महीना है आषाढ़ और उसी आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष द्वितीया को आपको मनाया जाएगा बस्तर का दशहरा। यह बस्तर का दशहरा जो आप मनाते हैं वो वाला दशहरा नहीं है। इस बस्तर के दशहरे में अलग अलग रस्म होती है। काछिन गादी से लेकर के मुरिया दरबार, अलग अलग तरीके से इस रस्म में 75 दिनों तक चलने वाला विश्व का सबसे लंबा त्योहार माना जाता है इसे। तो जब भी अगर प्रश्न आए इससे तो आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया की याद रखना है। और कितना दिन तक चलेगा, 75 दिन तक। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक इमारती लकड़ी और इमली, आप बस्तर संभाग में NH30 जैसे ही पहुंचेंगे चारों ओर घूम करके देखिएगा, आपको इमली 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 दिखाई देगा। समझ में आ रहा है।
तो जा करके आप देखेंगे तो बस्तर में सर्वाधिक इमली और इमारती लकड़ी मिलेगा आपको। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है, ये भी सही है भी, तो ये जो है वो सही नहीं है, आपको याद रखना है। और यही आपको पूछा गया था कौन सा सही नहीं है, ठीक है, और याद करते चलना है। क्लियर। दूसरा प्रश्न, बस्तर में जिला पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई? प्रश्न को आपको फोकस करना है और इसका उत्तर जो है आपके दिमाग में बस जाना चाहिए। जिला पुरातात्विक संग्रहालय, ठीक है, छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में, कहां भाई? बस्तर जिले के जगदलपुर में जिला पुरातात्विक संग्रहालय है, जिसका गठन 1988 में हुआ था। 1988 इसका उत्तर सही है। तो 1972 में क्या था वो भी देख लेते हैं। 1972 बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है ये। नृजातीय म्यूजियम को आपको याद रखना है। क्या? नृजातीय म्यूजियम। नृजातीय म्यूजियम की स्थापना कब? तो 1972। किस स्थान पर? तो बस्तर जिले के जगदलपुर, आपको याद रखना है। 1988 में जिला पुरातात्विक संग्रहालय किस स्थान पर? तो जगदलपुर। कब? तो 1988। 2006 में आपको याद रखना है स्वर्गीय बलीराम कश्यप, लेट बलीराम कश्यप आपका मेडिकल कॉलेज, चिकित्सा महाविद्यालय आपको याद रखना है। कब? तो 2006 आपको याद रखना है। 2008 में आपको याद रखना है बस्तर यूनिवर्सिटी, जिसका नाम हो गया है महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी। ये 4 का 4 आपको बस्तर जैसे डेट याद होना चाहिए। तो आपको याद कैसे करना है? 72 88 68, 72 88 68, 72 88 68, 72 88 68, बार बार बोलते चलना है। बस्तर जिला दिखे मतलब बस्तर जिले में जगदलपुर दिखा मतलब बस्तर आपको 72 88 6 और 8, 72 88 6 और 8 याद आना चाहिए। बस्तर जिला जब पढ़े, जगदलपुर आज के बाद अगर दिखाई दे रहा है आपको तो आपको 72 88 68, 72 88 68, 72 88 68, 72 88 68 याद रखना है। 72 में नृजातीय म्यूजियम, 88 में जिला पुरातात्विक संग्रहालय, 2006 में स्वर्गीय बलीराम कश्यप चिकित्सा महाविद्यालय और 2008 में बस्तर विश्वविद्यालय, जिसका नाम अब क्या हो गया? तो महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय। आपको ये 4 डेट भूलना नहीं है। आज के बाद कौन से जिले से पूछा जाएगा तो बस्तर जिले में जगदलपुर जब भी आएगा तो आपको एक प्रश्न जरूर आएगा, ठीक है, याद रखना है। एक प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है कि नृजातीय म्यूजियम है किस स्थान पर, तो है किस स्थान पर, तो आपको जगदलपुर याद रखना है। परंतु कब बना, अब यह प्रश्न पूछा जाएगा कि कब बना, तो कब बना? तो 1972 आपको याद रखना है। समझ में आ रहा है? ठीक है। निम्न में से सुमेलित नहीं है, तो यह देखिए नृजातीय म्यूजियम 1972। अब आप बताइए कि क्या है, सुमेलित है? तो बिल्कुल है, अभी तो बताया। स्वर्गीय बलीराम कश्यप स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय 2006, बिल्कुल सही। महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय आपको अभी बताया हूं, कब? 2008 आपको याद रखना है, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, मतलब सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय 2008 याद रखना है, ठीक है। उत्तर को ध्यान से समझते चलना है। उत्तर के साथ साथ एक्सप्लेनेशन इसलिए हो रहा है कि आपको चीजें याद रहे। सही गलत बस नहीं, आपको सारी चीजें बताई जा रही है, सारी चीजें आपको याद करते चलना है। दलपत सागर झील के संबंध में असत्य मतलब गलत क्या है ये बताना है आपको। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है ये बोल रहा है। कृत्रिम मतलब, कृत्रिम का मतलब है कि किसी न किसी मनुष्य या इंसान के द्वारा इसको बनाया गया होगा। अब कौन बनाया है, यही तो प्रश्न है। तो जब भी आपको दलपत सागर दिखे तो सबसे पहले आपको काकतीय वंश याद आना चाहिए। कौन सा वंश? काकतीय वंश आपको याद आना चाहिए। और इस काकतीय वंश के एक राजा आपको याद आना चाहिए, दलपत देव। कौन सा? दलपत देव। काकतीय वंश के राजा कौन? तो दलपत देव आपको याद आना चाहिए। काकतीय वंश के राजा कौन? तो दलपत देव आपको याद आना चाहिए। काकतीय वंश के राजा कौन? तो दलपत देव। क्या नाम? दलपत देव ने क्या किया, जब उसके शासन काल में लगातार पानी की जब समस्या आ रही थी तो उसने दिमाग लगाया, बोले इस समस्या को कैसे दूर किया जाए। तो उन्होंने बारिश का पानी इकट्ठा कर पीने योग्य बनाने के लिए एक कृत्रिम झील बोल लो या तालाब बोल लो या आपका इसे सरोवर भी बोल देते हैं, जो भी आप बोलो, अगर दलपत सागर दिखा मतलब आपको काकतीय वंश, राजा दलपत देव और जगदलपुर याद होना चाहिए। ये तीनों का संबंध बनाना है, काकतीय वंश, दलपत देव और जगदलपुर। कैसे बनेगा?
तो काकतीय वंश के राजा दलपत देव के द्वारा जगदलपुर में बारिश का पानी इकट्ठा कर पीने योग्य बनाने के लिए एक झील या तालाब का निर्माण किया गया, जिसे ही हम दलपत सागर झील या तालाब के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा है? तो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी, बिल्कुल सही है, ये कृत्रिम झील है ये। ठीक है, इस झील को काकतीय वंश के राजा पुरुषोत्तम देव ने बनाया बोल रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इस झील के केंद्र में बिल्कुल स्थानीय देवी का मंदिर है और इसे सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला तालाब भी कहा जाता है। सारा सही है, गलत कौन सा है? तो ऑप्शन बी। एकदम जैसे ही आप प्रश्न देखें तुरंत आपके दिमाग में सारा पूरा कहानी बन जाना चाहिए। यदि आपको कहानी बन रहा है तो आपकी तैयारी सही दिशा में चल रही है। यदि कोई भी प्रश्न अगर आ रहा है और यदि उसमें आप 2 से अधिक ऑप्शन में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, मतलब समझ जाना कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई में कमी है। और इसका आकलन अगर करना है तो सबसे बेस्ट उपाय है, सबसे अच्छा तरीका है कि आप प्रश्नोत्तर एमसीक्यू सॉल्व करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बस्तर जिले में नारायणपाल में नारायण मंदिर है, जिसका निर्माण किस वंश के शासकों ने किया, यह बोल रहा है। ठीक है, बस्तर जिले के नारायणपाल में नारायण मंदिर है। सबसे पहले तो नारायण मंदिर की बात कर लेते हैं, फिर अपन उत्तर में चलेंगे। कौन सा मंदिर? प्रश्न में एक उत्तर भी मिल रहा है कि यह नारायण मंदिर बस्तर जिले में है। सबसे पहले तो यह याद रखना है, कहां भाई? जिला कौन सा? बस्तर। बस्तर जिले में एक नारायणपाल का जगह है, यह भी आपको पता चल रहा है। देखिए, प्रश्न से ही अपन कुछ प्रश्नों का उत्तर याद करते चल रहे हैं। प्रश्न को प्रश्न की तरह नहीं लेना है। जब भी आप टेस्ट दें तो प्रश्न को प्रश्न की तरीके से नहीं लेना है, कुछ उसमें उत्तर भी छुपे हुए हैं, तो उस उत्तरों को पहचान करके उसको दिमाग में डालना है। यही प्रश्न और उत्तर बनाने की सही विधि है और इसी से ही आपको फायदा होगा। समझ में आ रहा है? कनेक्शन आपको जोड़ने आना चाहिए। जब तक कनेक्शन आप जोड़ नहीं पाओगे तब तक आप ये मत सोचिएगा कि मेरा एग्जाम निकल जाएगा। अगर आपको बस्तर जिला दिखे तो बस्तर जिले से क्या क्या चीजें जुड़ रही है, भूगोल से, इतिहास से, संविधान से कुछ अगर चीजें जुड़ रही होगी, कुछ धर्म से जुड़ रही होगी, कुछ इतिहास से जुड़ रही होगी, जो भी जिस भी क्षेत्र से हो सकता है, कोई करंट के क्षेत्र से जुड़ रही होगी, तो जिस भी हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स से, जो भी चीज अगर जुड़ रहा है आपको कनेक्ट करने आना चाहिए। और वही कनेक्शन हम बना रहे हैं, अभी देखते चल रहे हैं। नारायण मंदिर कहां है? तो सबसे पहले बस्तर में कहां है? तो नारायणपाल। कहां है? तो नारायणपाल में, याद रखना। और नारायणपाल में, ठीक है, आपको छिंदक नाग वंश याद रखना है भाई। कौन सा वंश? छिंदक नाग। कौन सा वंश? छिंदक नाग। इस छिंदक नाग वंश में एक राजा हुआ करते थे, इस राजा का बार बार उल्लेख आता है। जगदेव भूषण या जगदेक भूषण धारावर्ष इसका पूरा नाम है। जगदेक भूषण धारावर्ष। इस धारावर्ष की पत्नी का नाम है गुंड महादेवी। क्या नाम? गुंड महादेवी। नारायण मंदिर का निर्माण बस्तर के नारायणपाल में छिंदक नागवंशी राजा धारावर्ष की पत्नी गुंड महादेवी के द्वारा 1111 ईस्वी या 12वीं शताब्दी, आपको याद रखना है, 1111 ईस्वी में इसी नारायणपाल में नारायण मंदिर का निर्माण किया गया। मतलब इसका उत्तर क्या होना चाहिए? छिंदक नागवंश। ठीक है, याद करते चलना है भाई। छठवां, चित्रकूट जलप्रपात के बारे में क्या सत्य है बताना है आपको। यह नदी इंद्रावती नदी पर स्थित है। बिल्कुल सही है, इंद्रावती नदी पर स्थित है, बिल्कुल सही है। यह भारत का सबसे चौड़ा, तो देखो यह चित्रकूट के बारे में प्रश्न डायरेक्ट आ चुका है और चित्रकूट पूछते ही रहता है। क्यों पूछता है? तो चित्रकूट के बारे में थोड़ा समझा देता हूं आपको। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि चित्रकूट एक जलप्रपात है। क्या है? एक जलप्रपात है। ठीक है, बारिश का पानी जब पहाड़ों से गिरता है तो गिर करके जलप्रपात का निर्माण या वाटरफॉल का निर्माण करता है। और जरूरी नहीं है कि कोई वाटरफॉल किसी नदी पर हो, परंतु चित्रकूट जलप्रपात आपका इंद्रावती नदी पर है। कौन सी नदी पर है? तो इंद्रावती नदी पर है। यह
भारत देश का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। 300 फीट चौड़ाई और 90 फीट इसकी ऊंचाई है। 300 फीट चौड़ाई और 90 फीट ऊंचाई है। 90 फीट ऊंचाई, 90 से थोड़ा ज्यादा, बट 90 अपन ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम देखें तो ये एक ऐसा जलप्रपात है जो इंद्रधनुष का निर्माण करता है। यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है। और यदि इसकी आकृति की बात की जाए तो इसकी आकृति घोड़े के नाल के समान दिखाई देगा। इस तरीके से घोड़े का नाल जो रहता है, इस तरीके से घोड़े के नाल की आकृति के समान दिखाई देने वाला यह जलप्रपात है। और जिला कौन सा? तो बस्तर जिले में यह है। कौन से जिले में है? तो बस्तर जिला आपको याद रखना है। क्लियर है? तो चित्रकोट जलप्रपात के बारे में क्या असत्य है बताना है। तो यह इंद्रावती नदी पर बिल्कुल सही है। और इंद्रावती नदी के बारे में एक चीज और बता देता हूं आपको। अच्छा, चित्रकोट इंद्रावती नदी के बारे में एक चीज और बताने से पहले चित्रकोट जलप्रपात के बारे में। इंद्रावती नदी पर चित्रकोट जलप्रपात है। यह जो चित्रकोट जलप्रपात है, जब आप अमेरिका और कनाडा की सीमा पर जाएंगे तो वहां आपको न्यागरा वाटरफॉल मिलेगा। न्यागरा जलप्रपात वो भी चौड़ा है और ये भी चौड़ा है। भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, इसीलिए इसको भारत का न्यागरा जलप्रपात भी कहा जाता है। यह याद रखना है। अब आ जाते हैं इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी पर एक विशेष मछली पाई जाती है जिसे बोध या गुंज मछली के नाम से जाना जाता है। अगर प्रश्न आए तो आपको याद होना चाहिए। इंद्रावती नदी भी मैं बता दिया, चित्रकूट जलप्रपात भी बता दिया। अब प्रश्न में आते हैं। यह नदी इंद्रावती से बिल्कुल सही है। भारत का न्यागरा सबसे चौड़ा है भी सही है। इसकी चौड़ाई लगभग 30। अरे ये तो उल्टा हो गया भाई, उल्टा हो गया है। तो इसकी चौड़ाई लगभग 300 और ऊंचाई 90। इसी तरीके से घुमाएगा आपको प्रश्न। और इसकी आकृति घोड़े के नाल के समान है। बिल्कुल सही, सी ऑप्शन आपका गलत है। मैं चाहता तो पहले प्रश्न का उत्तर बता करके आपको एक्सप्लेन कर सकता था। कुछ लोग कमेंट भी करते हैं कि सर पहले प्रश्न का उत्तर बता दीजिए फिर आप जा करके एक्सप्लेन किया करिए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन इसलिए पहले नहीं होता है क्योंकि क्या है, जब प्रश्न अपन पढ़े तो प्रश्न के बारे में चीजें जान ले। फिर अच्छा, जब भी आप प्रश्न पढ़ें या आपके एग्जाम में प्रश्न आए तो जैसा मैं आपको चीजें बता रहा हूं या मेरे दिमाग में जैसी चीजें हैं वैसे आपको अपने दिमाग में डाल लेना है। सारे आयाम जो भी उस प्रश्न से या जो भी उस चीज से रिलेटेड सारी चीजें हैं वो एक बार में आपको याद होनी चाहिए या याद आनी चाहिए एग्जाम में जब बैठे तो। तब आपसे प्रश्न बनेगा और आपको ऐसी काटते चलना है कौन सा सही है, कौन सा नहीं है, कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता। जब भी आप प्रश्न पढ़ें तो आप हमेशा देखिएगा, अगर कहीं कंफ्यूजिंग होता है आपको तो कौन सा नहीं हो सकता, ठीक है, उसको पहले काटते चले और लास्ट में जो उत्तर आएगा वो बहुत अच्छा मेथड होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 7वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में कुटुमसर गुफाओं का अन्वेषण किसने किया था या खोज किसने किया था? ठीक है, अब आपको मैं थोड़ा सा लेकर के चलूंगा बस्तर जिला। यहां है आपका बस्तर जिला और इस बस्तर जिले में आपको मिलेगा कांगेर घाटी नेशनल पार्क, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इस कांगेर घाटी नेशनल पार्क की स्थापना 22 जुलाई 1982 में हुआ। इस कांगेर घाटी के अंदर आप चलेंगे तो तितली पार्क मिलेगा, तितली पार्क, डियर पार्क, भैंसा दरहा में मगरमच्छ और कुटुमसर गुफा। यही आपको मिलेगा क्या? कुटुमसर गुफा। इस कुटुमसर गुफा के बारे में आप सुनना है। जब आप जाएंगे कांगेर घाटी नेशनल पार्क के अंदर, आप जब जाएंगे, खुद आप नहीं जा सकते हैं, आपको सरकारी गाड़ी वहां से लेनी पड़ेगी और फिर वो आपको गाड़ी वाला जो जिप्सी में बढ़िया बैठा करके ले करके जाएगा। जब आप जाएंगे अंदर गाड़ी में बैठ करके जब जाएंगे, आप समझ में आ रहा है, तो घने जंगलों के बीच में जब आप चलते चलेंगे तो कांगेर घाटी नेशनल पार्क के अंदर सबसे पहले आपको
तितली पार्क दिखाया जाएगा। फिर कोटमसर नागलसर करके एक जगह है जहां डियर पार्क बनाया जा रहा है। फिर आगे जाएंगे, आपको यहीं कांगेर नदी पर कांगेर धारा जलप्रपात दिखाया जाएगा। फिर आपकी गाड़ी में एक और व्यक्ति बैठेगा जो बड़ा सा टॉर्च लेकर के बैठेगा। और फिर आप चलते चलेंगे, जब आगे चलेंगे तो कुटुमसर गुफा आपको मिलेगा। इसी कुटुमसर गुफा के दर्शन कराने के लिए वो गाड़ी में टॉर्च लेकर के बैठे वाला आदमी जाएगा। क्यों जाएगा सर? तो जो कुटुमसर गुफा है, इतना अंधेरा, मतलब सूर्य की एक भी किरण या रोशनी यहां नहीं पड़ती है। इस कुटुमसर गुफा की खोज स्थानीय आदिवासियों के द्वारा सन 1900 में कर ली गई थी। जब इस गुफा को खोजा गया तो इस गुफा को गोपनसर गुफा या छिपी हुई गुफा के नाम से जाना जाता था। गोपनसर गुफा या छिपी हुई गुफा के नाम से जानते थे। परंतु 1951 कब? 1951। ये 1951 के बारे में मैं दावे के साथ इसलिए बोल रहा हूं ये डेट, क्योंकि जब मैं खुद नेशनल पार्क गया था कांगेर घाटी, तो वहां सामने दीवार पर बकायदा 1951 में इसकी खोज प्रोफेसर शंकर तिवारी के द्वारा की गई है, ये लिखा हुआ है। आप चाहें तो जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी खोज 1951 में प्रोफेसर शंकर तिवारी के द्वारा इसकी खोज की गई। खोज हो गया, आप भी चले जाइए बढ़िया अंदर। जब आप अंदर जाएंगे तो कहीं कहीं 60 तो कहीं कहीं 120 फीट ये गहरा और लगभग 4500 फीट ये आपको चौड़ा लंबा मिलेगा। 60 तो कहीं 120 फीट ये गहरा है और 4500 फीट लगभग ये लंबा है। तो धीरे से उतर करके आपको जाना है। जाएंगे अंदर तो सूर्य का एक भी रोशनी नहीं है, पूरा अंधेरा। तो आपका मोबाइल का टार्च जो है वो काम में नहीं आएगा। तो बड़ा जो आदमी जो टार्च ले गया है ना, बड़ा वाला, उसको आगे आगे चलाइए, आप मत चलिएगा। फिर आप जब आग करके देखेंगे, जब वो टॉर्च मारेगा तो आपको एक सुंदर और मनोरम दृश्य दिखेगा, बहुत जबरदस्त। ठीक है, जब आप देखेंगे तो चूंकि वो गुफा जो है चूना पत्थर से बना हुआ गुफा है। किससे बना है भाई? चूना पत्थर से बना हुआ वो गुफा है। तो क्या होता है, चूना पत्थर जो पानी क्या होता है, रिश्ता है, रिश्ना समझते होगे लगता है। तो चूना पत्थर के साथ जब पानी रिश्ता है तो इस प्रकार से एक आकृति बना लेता है, इस प्रकार से। समझ में आ रहा है? इस प्रकार। और यही पानी जब पानी के साथ चूना पत्थर जब गिर गिर के टपक टपक के यहां क्या कर लेता है, इस तरीके की आकृति बना लेता है, इस तरीके की। ये चूना पत्थर से बना हुआ ये आकृति है। किससे बना है ये भी पूछा गया है। चूना पत्थर से, लाइमस्टोन से बना हुआ आकृति है। और इस तरीके से जो आकृति बन रही है ऊपर से नीचे नुकीला, इसे कहा जाएगा स्टेलेक्टाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टेलेक्टाइट। और जो इस तरीके से नीचे से ऊपर जो नुकीला बन रहा है इसे कहा जाता है स्टेलेगमाइट कहा जाता है। तो स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट नाम की आकृति का संबंध किस गुफा से है पूछ चुका है, तो आपको क्या आंसर लगाना है? कुटुमसर गुफा। खोज कब हुई? तो 1951। खोज करता कौन? तो प्रोफेसर शंकर तिवारी। ठीक है, अब ये देख लेना है बढ़िया। ठीक है, कुटुमसर गुफा के अंदर जाएंगे तो स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट की आकृति मिलेगी चूना पत्थर से निर्मित। फिर आगे जाएंगे तो आपको पानी का एक भंडार दिखेगा। पानी दिखेगा, भंडार नहीं मतलब पानी का डबरा जैसा समझ लो। ठीक है, पानी दिखेगा। ठीक, उस पानी को जब आप गौर से देखेंगे तो उसमें मिलेगी मछली, झिंगूर मछली मिलेगी, झिंगूर मछली। जब आप गौर से देखेंगे तो क्या होता है, मनुष्य हो या जानवर हो, लंबे समय तक यदि किसी के शरीर का कोई अंग अगर उपयोग में न लाया जाए तो वो विलुप्त हो जाता है। हमने सुना है कि इंसान का पहले पूंछ हुआ करता था, लंबे समय तक उसका उपयोग नहीं होने के कारण वो पूंछ हट गया, ऐसा बताया जाता है। उसी प्रकार चूंकि बहुत लंबे समय तक, चूंकि उस कुटुमसर गुफा के अंदर सूर्य की एक भी रोशनी नहीं जाती है, तो वहां जो उस पानी में रहने वाली झिंगूर मछली है उसके आंख का लंबे समय तक उपयोग न होने के कारण
अब वो मछलियां जो है वो अंधी पैदा हो रही है, ऐसा बताया जा रहा है। मतलब अगर आपको प्रश्न ये पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ में अंधी झिंगुर मछली का संबंध किस गुफा से है, तो आपको आंसर लगाना है कुटुमसर गुफा। कुटुमसर गुफा। अब देख लेते हैं कुटुमसर गुफा का अन्वेषण किसने किया था, तो प्रोफेसर शंकर तिवारी इसका उत्तर आएगा। और मैं तो आपको बहुत ज्यादा डिटेल बता दिया हूं, वो डिटेल आपको सारा याद रखना। तो उत्तर क्या हो जाएगा, प्रोफेसर शंकर तिवारी। ठीक है, याद करते चलना है भाई। छत्तीसगढ़ में क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ में जैसे ही आपको नेशनल पार्क पूछा जाए, क्या पूछा जाए भाई, नेशनल पार्क पूछा जाए या आपको राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए, जैसे ही आपको नेशनल पार्क पूछा जाए आपको एक ट्रायंगल याद आना चाहिए। क्या याद आना चाहिए, एक ट्रायंगल आपके दिमाग में फट से बन जाना चाहिए। क्या बनना चाहिए, ट्रायंगल। एक त्रिभुज आपके दिमाग में बस में आना चाहिए, ट्रायंगल। ट्रायंगल क्यों, क्योंकि एक जिला आपको याद रखना है बीजापुर, एक जिला याद रखना है आपको कोरिया, और एक जिला आपको याद रखना है बस्तर। छत्तीसगढ़ के इन्हीं 3 जिलों में 3 आपका नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान है। और जब भी आप इस नेशनल पार्क को ध्यान लगाएं या सोचें, एक राउंड ऐसे लगाना है तीनों जिलों में। क्या लगाना है, एक राउंड लगाना है, ऐसा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक राउंड लगाना है ना। कैसे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक राउंड लगाना है और लगाते लगाते बोलना है 1978 81 82 78 81 82 78 81 82 78 81 82 78 81 82 78 81 82 78 81 82 78 81 82 78 81 82 78 81 82। 1978 में बीजापुर में इंद्रावती नेशनल पार्क का निर्माण किया गया, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे प्राचीनतम और सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। फिर 1981 में जिला कोरिया में गुरु घासीदास नेशनल पार्क की स्थापना की गई। ठीक है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। जब ये इसका गठन किया गया 1981 में, तो इसका नाम था संजय गांधी नेशनल पार्क, परंतु इसका नाम सन 2000 के बाद से इसका नाम गुरु घासीदास नेशनल पार्क कर दिया गया है, याद रखना है। ठीक है, उसके बाद 1982 में बस्तर में कांगेर वैली या कांगेर घाटी नेशनल पार्क बना। तो छत्तीसगढ़ में 3 नेशनल पार्क है, 78 81 82, 78 81 82, 78 81 82, बीजापुर कोरिया बस्तर, बीजापुर कोरिया बस्तर, बीजापुर कोरिया बस्तर, इंद्रावती गुरु घासीदास और कांगेर घाटी, इंद्रावती गुरु घासीदास और कांगेर घाटी, इंद्रावती गुरु घासीदास और कांगेर घाटी आपको याद रखना है। ये आपका है 1258 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल कांगेर घाटी का। ये है आपका 200 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल। 200 और 12 को जोड़ोगे, 12 और 2 को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 14, और 14 को उल्टा कर दोगे 1441। 1200 या आप ऐसा भी याद रख सकते हैं 1250, 200 और 1450। ठीक है, 1258 और 200 और 1441 3 नेशनल पार्क है। अब क्या पूछा है, छत्तीसगढ़ में क्षेत्रफल की दृष्टि से आप ही देख लीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा नेशनल पार्क कांगेर गुरु घासीदास, और सबसे छोटा अगर पूछा जाए तो कांगेर घाटी नेशनल पार्क उत्तर आएगा। क्लियर है, याद करते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर के पठार में पाई जाने वाली मिट्टियों के स्थानीय नाम है, तो इसको आपको रट लेना है फिलहाल तो, परंतु जब मिट्टी वाला हम पढ़ेंगे तो उसमें ज्यादा डिटेल पढ़ेंगे। अभी आपको याद रखना है कि बस्तर में पाई जाने वाली मिट्टियों को का स्थानीय नाम मरहान, टिकरा, माल और गभार। मरहान, टिकरा, माल और गभार। मरहान, टिकरा, माल और गभार। मरहान, टिकरा, माल और गभार आपको याद रखना है। मरहान, टिकरा, माल और गभार। मरहान, टिकरा, माल और गभार आपको याद रखना है। क्लियर है, बस्तर के पठार में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखते हैं। मगरमच्छों का नैसर्गिक अभ्यारण्य कहाँ है भाई,
तो आज के बाद अगर आपको मगरमच्छ दिखाई दिया ना, तो आपको छत्तीसगढ़ में, कहा भाई, छत्तीसगढ़ में 3 जगह याद आना चाहिए। 3 जगह याद आना चाहिए। एक आपको याद आना चाहिए भैंसा दरहा बस्तर, भैंसा दरहा बस्तर। एक आपको याद आना चाहिए जाटलूर नदी नारायणपुर, जाटलूर नदी, जाटलूर नदी आपका नारायणपुर, जाटलूर नदी नारायणपुर। और कोटमी सोनार जांजगीर चांपा, कोटमी सोनार जांजगीर चांपा, कोटमी सोनार जांजगीर चांपा। इस कोटमी सोनार को याद रखना है, जांजगीर चांपा। तो भैंसा दरहा और जाटलूर नदी, यहां प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं, परंतु आप जाएंगे कोटमी सोनार, जिला आपको मिलेगा जांजगीर चांपा। यहां जब आप जाएंगे तो यहां से बाहर से मगरमच्छ ला करके यहां रखा गया है, एक तालाब बना दिया गया है कोटमी सोनार में, और मगरमच्छों को ला करके रख दिया गया है। कुछ टिकट है, आप जा करके देख सकते हैं। मतलब यह आर्टिफिशियल या आपको कृत्रिम है। 2 प्राकृतिक, भैंसा दरहा और जाटलूर नदी, यहाँ मगरमच्छ का संरक्षण किया जा रहा है प्राकृतिक रूप से, परंतु यहाँ कृत्रिम रूप से सन 2006 से, याद रखना है, 2006-7 से कोटमी सोनार में मगरमच्छ का संरक्षण किया जा रहा है। लेकिन क्या पूछा गया है, नैसर्गिक अभ्यारण्य। ये देखो सीधा सीधा भैंसा दरहा आ जाएगा। इसका उत्तर तो क्या आ जाएगा भाई, भैंसा दरहा। मगरमच्छ दिखा, मतलब ये 3 जगह आपको याद रखना है, भैंसा दरहा बस्तर, जाटलूर नदी नारायणपुर और कोटमी सोनार जांजगीर चांपा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मयूरा जलप्रपात स्थित है केशकाल घाटी, चिल्फी घाटी, जशपुर के पठार और इनमें से कोई नहीं। तो मयूरा, तामड़ा घूमर या मयूरा जलप्रपात, तामड़ा घूमर या मयूरा जलप्रपात आपको याद रखना है। तामड़ा घूमर या मयूरा जलप्रपात, तामड़ा घूमर या मयूरा जलप्रपात आपको बस्तर में मिलेगा। और बस्तर में कहाँ मिलेगा, विंता घाटी आपको याद रखना। ये विंता घाटी बस्तर के कश्मीर के नाम से भी प्रसिद्ध है। बस्तर का कश्मीर ना, छत्तीसगढ़ का नहीं बोल रहा हूँ, छत्तीसगढ़ का कश्मीर चैतुरगढ़ कोरबा है। तो बस्तर का कश्मीर कहे जाने वाले विंता घाटी में तामड़ा घूमर या मयूरा जलप्रपात आपको मिलेगा। इसका उत्तर क्या होना चाहिए फिर, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ मयूरा जलप्रपात स्थित है, बस्तर जिले के विंता घाटी में, ठीक है। और इसका नाम तामड़ा घूमर या मयूरा जलप्रपात है, ठीक है, तामड़ा घूमर या मयूरा जलप्रपात। छत्तीसगढ़ की रियासतों के विलीनीकरण के समय बस्तर राज्य के किस शासक ने समझौते पर हस्ताक्षर किया। जब भारत देश आजाद हुआ 1947 में, तो भारत देश के सामने 2 बहुत बड़ी समस्याएं थी। एक वो समस्या जो खाद्यान्न से जुड़ी हुई थी। लोगों के पास अंग्रेजों ने इतना ज्यादा लूट करके, या अंग्रेज इतना ज्यादा लूट करके भारतीयों को लेकर के, मतलब अंग्रेज इतने ज्यादा भारतीयों को लूट करके गए कि यहां खाने की समस्या पैदा हो गई, खाद्यान्न की समस्या, लोगों के खाने के लिए कुछ नहीं था। और दूसरा, भारत देश के पास दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि भारत देश की जो रियासतें हैं वो भारत संघ में शामिल नहीं होना चाहते थे। वो चाहते थे कि स्वतंत्र शासन करें, क्योंकि इतने लंबे समय तक अंग्रेजों के अधीन रह करके ये शासन कर रहे थे। जैसे ही भारत आजाद हुआ, अंग्रेज गए, तो इनके मन में एक लालसा उठी, अब जैसा जीवन हम पहले, या जैसा शासन हम पहले राजा महाराजा वाला जो जीवन जीते थे, उसी तरीके से हम शासन करेंगे और उसी तरीके से हमारा जीवन चलेगा। परंतु ठीक है, पहला समस्या जो खाद्यान्न की थी, उसको तो अमेरिका के साथ समझौता करके PL 480 नाम का गेहूं मंगा करके, जिसको वो अपने अमेरिका अपने सुअरों को खिलाता था, उस PL 480 नाम के गेहूं को मंगा करके हमारे पूर्वजों खाए हैं उसको, और खा करके खाद्यान्न को क्या कह रहे, समस्या तो खाना तो पड़ेगा, खाए थे मजबूरी में, ठीक है। ये लंबी कहानी, इसको बाद में समझेंगे। दूसरी जो समस्या थी, क्योंकि देशी रियासतें जो भारत संघ में शामिल नहीं होना चाह रही थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा उनको मिलाने का कार्य किया गया और उनके द्वारा एक विलय पत्र बनाया गया। उन्होंने बोला प्यार से 1 जनवरी 1948 तक प्यार से भारत देश की सारी रियासतें इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दे,
और यदि वो नहीं करती तो किसी न किसी तरीके से हम उनको मिला ही लेंगे। और भी चीजें समझाई, प्यार से भी समझाया गया कि यदि आप भारत देश में शामिल होते हैं तो सैन्य सुविधा, आपातकालीन सुविधाओं के साथ साथ बहुत सारी सुविधाएं भी आपको मिलेगी। और जो भी रियासतें सहसम्मति से इस भारत संघ में शामिल होना चाहते हैं वो इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दें। तो छत्तीसगढ़ की रियासतों के विलीनीकरण, छत्तीसगढ़ की 14 रियासतों के शासकों ने भी विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। उनमें से बस्तर रियासत के प्रवीर चंद भंसदेव ने हस्ताक्षर कर, विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर बस्तर रियासत को भारत संघ का एक हिस्सा बनाया। इतना आपको इस प्रश्न में याद रखना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 13वां क्वेश्चन, बस्तर की संपर्क बोली क्या है? तो सीधा आपको याद रख लेना है, हल्बी को उत्तर लगाना है। किसको? हल्बी को। बस्तर की संपर्क बोली क्या है? तो हल्बी उत्तर लगाना है, ठीक है, सीधे। निम्न में से किस जलप्रपात को भारत का न्यागरा कहा जाता है? पहले भी इसको बता चुका हूं, आप बताइए। भारत का न्यागरा चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाएगा। चित्रकूट नहीं है, चित्रकूट है। बस्तर जिले से संबंधित तथ्यों में कौन सा सुमेलित नहीं है, देख लेते हैं। सीमावर्ती जिले 4, सीमावर्ती राज्य 2, तहसील 7, विकास खंड 7, ठीक है। देख लेते हैं भाई बस्तर जिले के बारे में। उसके लिए आपको ना बस्तर जिला पूछ रहा है तो कुछ और जिला भी पूछ सकता है। मैप बनाना आना चाहिए। मैप बनाना आपको सिखा चुका हूं छत्तीसगढ़ का, पहले भी पुराने वीडियो में जाकर देखना है, ठीक है ना, देख लेना है उसको। ये है आपका बस्तर जिला। बस्तर जिले का गठन 1948, याद रखना है, ठीक है। यहां बस्तर जिले में देखते हैं कितने जिलों लिखा है भाई? सीमावर्ती जिले 4। तो एक इधर किससे मिल रहा है? कोंडागांव। एक इधर किससे? बीजापुर से टच हो रहा है। एक इधर किससे? दंतेवाड़ा से टच हो रहा है। एक इधर सुकमा। मतलब ये है कि सीमावर्ती जिले 4 है, सही है। सीमावर्ती राज्य तो ये जशपुर से लेना है और आ जाना है सुकमा तक। कहाँ तक? जशपुर जिले से लेना है और सुकमा तक आना है। जशपुर से लेकर के सुकमा तक का ये जो जिले का, ये जो छत्तीसगढ़ की सीमा है ना, ये उड़ीसा से लगा है। कहाँ से लेना है? जशपुर से लेकर कहाँ तक जाना है? सुकमा तक। एक ही जिला आएगा लेकिन सीमावर्ती राज्य आपका 2 लिखा है, ठीक है। सुकमा तक आना है बोल रहा हूँ, तो बस्तर तो कवर हो गया उसमें। तो सीमावर्ती जिले भाई, सीमावर्ती राज्य सॉरी 1 आएगा। तहसील 7 है, बिल्कुल 7 है, ठीक है। वो 7 तहसील बस्तर, जगदलपुर, दरभा, बकावंड, लोहांडीगुड़ा, बस्तर, नारौर, तोकापाल, यही 7 तहसील और यही 7 विकास खंड भी है। तो सीमावर्ती राज्य जो कि 2 ना होकर के केवल और केवल 1 है। मैप बनाने आना चाहिए लेकिन उसके लिए ये थोड़ा से प्रश्न में थोड़ा से प्रिंट मिस्टेक है। तो क्या करना है सर? तो क्या करना है? सुधार लेना है, उसमें क्या है, कोई बड़ा बात थोड़ी है उसमें। इसको क्या कर लेना है? आसना तारापुर बड़ा बड़ा लिख रहा हूं। ये आसना तारापुर को बड़ा इसलिए लिख रहा हूं, जीवन में दोबारा इसको भूलना नहीं है। आज नहीं कल आपके फिर एग्जाम में आएगा। आसना तारापुर और कुदारवाही दोनों एक साथ लिखना है। जब भी आप बोले आसना तारापुर तो कुदारवाही बोलना चाहिए। आसना तारापुर और कुदारवाही, आसना तारापुर और कुदारवाही, आसना तारापुर और कुदारवाही, आसना तारापुर और कुदारवाही बस्तर जिले में। देखिए ध्यान से सुनते रहना है। कायदे से बस्तर जिले या बस्तर संभाग में अगर देखा जाए तो धारवाड़ चट्टान मिलेगा, और धारवाड़ चट्टान जहां है वहां आपको मिलेगा लोहा और टीन। परंतु ऐसा क्षेत्र जिस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान होने के बावजूद वहां मिल रहा है क्या? तो आसना तारापुर और कुदारवाही में मिलेगा आपको बॉक्साइड। मतलब उस छोटे से क्षेत्र पर आपको दक्कन ट्रैप भी मिल रहा है, और जहां दक्कन है वहीं आपको क्या मिलेगा? बॉक्साइड। तो ऐसे ही प्रश्नों को पीएससी और व्यापम पूछेगा जो सामान्य से कुछ अलग है।
और ये प्रश्न आपको मिलेगा, इसलिए बोल रहा हूं जब भी आसना तारापुर बोले तो कुदारवाही बोलना है। आसना तारापुर कुदारवाही में कौन सा खनिज मिलता है, तो बॉक्साइड आपको याद रखना है। इसमें तो लिखा नहीं है बॉक्साइड, तो आंसर क्या, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न अब आप लोग कमेंट कर दोगे सर आप तो अधिकतर क्वेश्चन में इनमें से कोई नहीं लेते हैं, तो उसके पीछे कारण है, डायरेक्ट आंसर आपको बताना नहीं चाह रहे हम लोग, उसको आपको याद आना चाहिए। अगली बार जब इस वीडियो को देखें तो फट से क्वेश्चन देखना है, सट से आपके दिमाग में उत्तर आना चाहिए। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ आ जाना चाहिए। तो आसना तारापुर कुदारवाही में बॉक्साइड आपको लगाना है। आसना तारापुर कुदारवाही में बॉक्साइड। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई, अभी आपको बताया, ठीक है। जब भी आपका नेशनल पार्क दिखे 78, 81, 82, 78, 81, 82 ट्रायंगल याद आना चाहिए, बोला हूं ट्रायंगल याद आना चाहिए। बीजापुर, कोरिया और बस्तर, आपको बीजापुर में इंद्रावती, आपको कोरिया में गुरु घासीदास और बस्तर में कांगेर घाटी। 78, 81, 82, लेकिन 82 3 ठो ऑप्शन में है। 22 जुलाई बताया था मैं आपको, ठीक है। 22 जुलाई 82, 22 जुलाई 82 याद रखना है, बार बार 1982 ऐसा नहीं बोलना है। 22 जुलाई 82, 22 जुलाई 82, 22 जुलाई 82 कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना है। इंद्रावती नदी से संबंधित असत्य कथन देख लेते हैं भाई। इंद्रावती नदी, चलो इंद्रावती नदी के बारे में मैं बता देता हूं क्या क्या प्रश्न बनेगा, फिर इस क्वेश्चन में आएंगे। सबसे पहले इंद्रावती नदी का उद्गम आपको याद रखना है। मुंगेर पर्वत, कालाहांडी जिला, राज्य उड़ीसा। उड़ीसा से उद्गम है ना, मुंगेर पर्वत, कालाहांडी जिला और राज्य उड़ीसा से इस इंद्रावती नदी का उद्गम है। इंद्रावती नदी उड़ीसा में बहने के बाद छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में, फिर दंतेवाड़ा जिले में, फिर बीजापुर जिले में पहले पश्चिम की ओर बहेगी, फिर आपका बहेगी दक्षिण की ओर। ये वाला प्रश्न का उत्तर भी आपको याद रखना है अगर पूछा जाए तो, ठीक है। पहले पश्चिम बहेगी, फिर दक्षिण बहेगी और जाकर के गोदावरी नदी की संग सहायक बनेगी। गोदावरी नदी की ये सबसे बड़ी सहायक नदी है। कुल लंबाई 535 किलोमीटर है और छत्तीसगढ़ के अंदर ये 264 किलोमीटर बहेगी। छत्तीसगढ़ के 3 जिलों में प्रवाह है, बस्तर, दंतेवाड़ा और बीजापुर। पहले पश्चिम बहेगी, फिर दक्षिण बहेगी। यदि ये ऑप्शन में नहीं है तो दक्षिण पश्चिम उत्तर लगाना है। क्या लगाना है, दक्षिण पश्चिम, ये वाला उत्तर आपको लगाना है, दक्षिण पश्चिम। बस्तर संभाग या बस्तर की जीवन रेखा कहलाएगी। प्राचीन नाम मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी जहां दिखा मतलब समझ जाना वो इंद्रावती नदी है। मुंगेर पर्वत, कालाहांडी जिला, राज्य उड़ीसा से उद्गम है। 535 कुल लंबाई है। छत्तीसगढ़ में 264। पहले पश्चिम फिर दक्षिण या दक्षिण पश्चिम लेना है, किस दिशा में प्रवाह छत्तीसगढ़ की पूछा जाए तो, ठीक है। और याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के 3 जिले बस्तर, दंतेवाड़ा और बीजापुर किसकी सहायक नदी है, तो गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस नदी का प्राचीन नाम मंदाकिनी, ठीक है, बिल्कुल। इस नदी की कुल लंबाई 535 है, ठीक है, 532 नहीं, छत्तीसगढ़ में 264, ठीक है। यह बस्तर संभाग की, ठीक है। इंद्रावती नदी गोदावरी बेसिन बस्तर के पठार के सर्व प्रमुख नदी, ये भी सही है, तो ये वाला गलत है। कुल लंबाई 535, छत्तीसगढ़ में 264, ठीक है। बस्तर के प्रमुख स्थल भाटागुड़ा, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है ना। छत्तीसगढ़ में अगर कहीं भी बौद्ध धर्म या जैन धर्म से संबंधित स्थल आपको मिले, मतलब उसको याद रखना है, मतलब याद रखना है। लगातार एग्जाम्स में पूछा जा रहा है, ठीक है। कहां से, तो आपका एक तो बौद्ध धर्म से, एक तो जैन धर्म से, ठीक है। तो आज के बाद अगर आपको जैन धर्म दिखाई दिया, जैन धर्म, ठीक है, तो जैन धर्म आपको याद रखना है 1, 2, 16, 23, 24, ये नंबर को याद रख लो। 1, 2, 16, 23, 24, 1, 2, 16, 23, 24, 1, 2, 16, 23, 24, 1, 2, 16, 23, 24, 1, 2, 16, 23, 24, 1, 2, 16, 23, 24,
छत्तीसगढ़ में, या अगर जैन धर्म की बात की जाए तो कुल कितने तीर्थंकर हुए भाई? 24। उन 24 में से छत्तीसगढ़ में 5 तीर्थंकरों का आपको जानकारी मिलेगा। छत्तीसगढ़ में 5 का नाम बता देता हूं। पहला ऋषभ देव, छत्तीसगढ़ में ऋषभ देव जो कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर। ऋषभ देव की जानकारी गुंजी, प्राचीन नाम गुंजी का दमाऊ दरहा, ये भी याद रखना है, दमाऊ दरहा, प्राचीन नाम दमाऊ दरहा, गुंजी। गुंजी को इसीलिए चूंकि वहां से जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभ देव की जानकारी या वहां उनकी प्रतिमा स्थापित कर उनकी पूजा की जा रही है, इसीलिए इसे जैन धर्म का तीर्थ कहा जाता है या ऋषभ तीर्थ के नाम से इसे जाना जाता है। गुंजी आपको याद रखना है, पहले जांजगीर चापा माता था, अब इसका हिस्सा शक्तिमार है। फिर दूसरे तीर्थंकर अजीतनाथ श्रेयांश को याद रखना है, अजीतनाथ श्रेयांश। इस अजीतनाथ श्रेयांश की जानकारी आपको मिलेगा आरंग, आरंग जिला रायपुर, आरंग जिला रायपुर। 16वां तीर्थंकर शांतिनाथ, 16वां तीर्थंकर शांतिनाथ की प्रतिमा आपको मिलेगी इसी भाटागुड़ा। भाटागुड़ा कहां है? बस्तर, ठीक है, भाटागुड़ा बस्तर। 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ की जानकारी मिलेगी नगपुरा। नगपुरा कहां है? तो दुर्ग, सब याद रखना है ना। और 24वां तीर्थंकर महावीर स्वामी, महावीर स्वामी की जानकारी भी आपको मिलेगी आरंग से, आरंग जिला रायपुर। तो आपको ये 5 याद रखना है, 1 2 16 23 24, 1 2 16 23 24, 1 2 16 23 24, 1 2 16 23 24, 1 2 16 23 24। पहला ऋषभ देव की जानकारी गुंजी से, अजीतनाथ श्रेयांश की जानकारी आरंग से, 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ की जानकारी भाटागुड़ा से, और भाटागुड़ा कहां? तो बस्तर। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की जानकारी आपका नगपुरा दुर्ग से, और वापस 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की जानकारी आपको आरंग से। तो 1 2 16 23 24, 1 2 16 23 24, जैसे ही जैन धर्म आए 1 2 16 23 24। और भी जगह है ना, और भी जगह है, बकेला से और भी एक दो जगह है, लेकिन आपको ए याद रखना में 1 2 16 23 24। 20वां और अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ठीक है, ये बता देता हूं थोड़ा ऊंचा ऊंचा जब बात आए आज के बाद। अभी वर्तमान में क्या है, लॉकडाउन था कोविड के कारण, सारा जो पिकनिक स्पॉट बंद था, लेकिन लोग भले मर जाएंगे लेकिन घूमना जरूरी है। तो घूम घूम करके उन लोग क्या किए, नया जलप्रपात खोज लिए। कहां भाई? तो जशपुर में। जशपुर में आपको मिलेगा मकरभंजा, मकरभंजा जलप्रपात। ऐसा बताया जा रहा है कि ये 450 फीट उसका ऊंचाई है। और आप जाएंगे बस्तर जिले में, आपको मिलेगा शबरी नदी, शबरी की सहायक मिलेगा कांगेर नदी, और कांगेर की सहायक मुनगा बहार, और इसी मुनगा बहार नदी पर आपको मिलेगा तीरथगढ़ जलप्रपात। इस तीरथगढ़ जलप्रपात का ऊंचाई है 300 फीट। तो बड़ा ऊंचा कौन सा हो गया? मकरभंजा। लेकिन ऑप्शन में क्या मकरभंजा है? क्या नहीं है? तो किसको आंसर लेना है? तीरथगढ़ को। लेकिन अगर मकरभंजा है, मतलब आपसे वो जानने की कोशिश की जा रही है कि मकरभंजा को आप जान रहे हैं कि नहीं। अगर मकरभंजा है तो मकरभंजा आंसर लगाना है, अगर नहीं है तो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात
तीरथगढ़ जलप्रपात मुनगा बहार नदी पर है। इस तीरथगढ़ जलप्रपात को स्थानीय आदिवासियों के द्वारा मुंगा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। मुंगा, ये भी याद रखना है। क्लियर है? तो इतने 20 क्वेश्चन है, तो 20 क्वेश्चन, परंतु मैंने बहुत सारी चीजें आपको और बताई है, सारी चीजें दिमाग में बस जानी चाहिए। क्लियर? तो मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।